अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हमारे पास होगा कूलम लॉ। हम कूलम लॉ के बारे में देखेंगे, कूलम लॉ क्या होता है और इसकी डिटेल से इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम लॉ को अगर हम देखें तो कूलम लॉ कहता है कि लेट अस कंसिडर, आप दो चार्जेस कंसिडर करते हो जो कि पॉइंट चार्जेस हैं। एक Q1 कंसिडर करते हो, एक Q2 कंसिडर करते हो। अब ये दो पॉइंट चार्जेस आपने लिए हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को फॉर एग्जांपल आप R लेते हो। तो अब कूलम कहता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम के। यानी जो आप चार्जेस ले रहे हो, जो दो पॉइंट चार्जेस आपने कंसिडर किए हैं, कूलम कहता है कि वो जो फोर्स होगी वो उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो आप उन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ले रहे हो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। सो यहाँ से हम जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्केयर। ठीक है। तो सिंपली जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हो तो आपके पास वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको आप यहाँ पे K लोगे, दैट इज़ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्केयर। अब यहाँ पे ये जो आपके पास कांस्टेंट K आया है, ठीक है, इसको आप कूलम कांस्टेंट कहते हो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। ठीक है। इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, जिसको कूलम कांस्टेंट भी कहा जाता है, और ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर। ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। और फिर आप चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस वगैरह ले रहे होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो इस के की वैल्यू अगर हम देखें, ठीक है, बेसिकली वैक्यूम के लिए तो वो जो के होता है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। इसकी ये वैल्यू होती है के लिए, वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए हम इस के की वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लिखें ना फॉर्म में तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट, NAUGHT नॉट होता है। ठीक है। दूसरा वाला नॉट नहीं होता, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हो। ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है आपके पास वो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर के इक्वल होती है। ठीक है। कूलम स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर के इक्वल होती है। ठीक है। सो अभी तक हमने बात की कूलम लॉ की। तो कूलम लॉ में हमने देखा कि कूलम लॉ कहता है कि लेट अस कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज आर। तो कूलम लॉ कहता है द फोर्स बिटवीन द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम होती है। ठीक है। यानी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्केयर के इक्वल होती है। ठीक है। सो उसके बाद हमने देखा कि जो के होता है इसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर के इक्वल होती है। फिर उसके बाद हमने देखा एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर के इक्वल होती है। ठीक है। सो अब यहाँ से नेक्स्ट हम जिस चीज़ के ऊपर देखेंगे, हम देखेंगे कि कूलम लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि देखें, लेट्स सपोज आप कूलम लॉ की बात करते हो, ये एक चार्ज आपने Q1 ली है, ये एक चार्ज आपने Q2 ली है, ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये R है। ठीक है। अब इसमें हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो कूलम फोर्स होती है वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस के दरमियान लगती है। यानी कूलम फोर्स इस तरह से लगेगी, या तो इस डायरेक्शन में लगेगी या इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है। ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर पे क्या कर रही होती है, लग रही होती है। ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कूलम फोर्स कहते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो कूलम फोर्स जो है ना, ये एक म्यूचुअल फोर्स होती है। यानी चार्ज Q1 Q2 पे ऊपर भी लगा रहा होता है। ठीक है। Q1 Q2 के ऊपर भी लगा रहा होता है, और सिमिलरली जो Q2 होता है ये Q1 के ऊपर भी
लगा रहा होता है। सो इसलिए हम लिखते हैं F21। F21 का मतलब क्या है कि दूसरे वाले पे फोर्स लग रही है और फर्स्ट वाला लगा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से हम लिखते हैं F12। F12 का क्या मतलब है कि पहले वाले पे फोर्स लगा रही है और दूसरे वाला लगा रहा है। ये जो बेसिकली होते हैं ये हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि जो कूलम फोर्स होती है बेसिकली ये एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म में होती है, ठीक है। यानी अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है सिमिलरली वही दूसरा चार्ज जो होगा वो उसके ऊपर भी क्या कर रहा होगा, इतनी ही फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। यानी ये Q1 आपने किया, ठीक है, ये अगर Q1 आपने कंसिडर किया, ठीक है, ये आपके पास अगर Q2 था, तो अब जो ये जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा वो इस जानब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये इस जानब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। ये जो दो फोर्सेस होंगी इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें F12 को अगर आप लिखते हो, ठीक है, अगर आप F12 को लिखते हो तो आप उस F12 को किस तरह से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय Q2 अवर आर स्केयर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर हम क्यों लगाते हैं, R12 यूनिट वेक्टर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन को डिफ़ाइन करता है। बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी फोर्स की डायरेक्शन को डिफ़ाइन करता है। तो कूलम लॉ के अंदर हम सिमिलरली ये यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। तो सिमिलरली F21 अगर आप लिखते हो तो वो भी सारी इसी तरह सेम होगी, बस यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, वो R21 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कूलम फोर्स एक हमारे पास क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। अच्छा, इसी तरह से एक और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई कूलम लॉ ओबे इनवर्स स्केयर लॉ, ठीक है। तो उसका भी आंसर यही है कि कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक R डिस्टेंस, तो इसलिए ये R मल्टीप्लाई होके 1/r स्केयर हो जाता है, ठीक है। सो इस वजह से ये जो हमारे पास कूलम लॉ होता है ये इन्वर्स स्केयर लॉ को भी ओबे कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है जो कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ ER, ठीक है। ER बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, अब ये जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है ना, जब ये प्रेजेंट होता है तो ये जो दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास Q1 था, ये आपके पास Q2 था, इनके दरमियान डिस्टेंस R था, और फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे वैक्यूम प्रेजेंट था, तो तब इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन लेट्स सपोज यही वो Q1 है, यही वो Q2 है, अब इनके दरमियान जो मीडियम है, फॉर एग्जांपल मैं वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है, वो मीडियम मैं क्या कर देता हूँ, वो मीडियम मैं एयर को रख देता हूँ, ठीक है। एयर में वैल्यू 1.006 होती है, वैक्यूम के लिए 1 होती है। तो अब ये जो फोर्स होगी यहाँ पे फोर्स ग्रेटर होगी, यहाँ पे फोर्स लेसर हो जाएगी, ठीक है। यानी ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है ये तो दो चार्जेस होते हैं, जब उनके दरमियान प्रेजेंट होता है तो उस टाइम ये जो फोर्स होती है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जैसा कि ER जो बेसिकली हमारे पास होता है ना, ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी या फ्री स्पेस भी कहते हो। ठीक है, ये जो ER होता है इसको बेसिकली आप क्या कहते हो, रिलेटिव परमिटिविटी या फ्री स्पेस। यहीं पे जो हमारे पास देखें पहले एप्सिलॉन नॉट था, उसको बेसिकली हम क्या कहते थे, परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते थे, और ये जो ER होता है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी या फ्री स्पेस कह देते हैं। अब कुछ मीडियम जिनके लिए ER की वैल्यू कुछ होती है, उनमें से कुछ 4-5 मीडियम मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ, जिनमें से जो माइका है उसके लिए जो ER की वैल्यू होती है वो 3 से लेकर 7.5 तक भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एयर होती है उसके लिए जो ER की वैल्यू होती है दैट इज़ 1.006 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बात करते हो जी, आप बात करते हो उसके बाद रबड़ की अगर आप बात करते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके लिए जो आपके पास ER की वैल्यू होती है वो 2.94 होती है, ठीक है। बेंजीन की अगर आप बात करते हो, बेंजीन के लिए जो ER की वैल्यू होती है
दैट इज़ 2.284, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो ई आर की वैल्यू होती है डिफरेंट मीडियम्स के साथ क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक जो कि एमसीक्यूज टाइप भी पूछी जाती है, किसी एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन वेरी कंफ्यूजिंग करके दिया जाता है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपको वो एक Q1 चार्ज दे देता है, एक यहाँ पे आपको वो Q2 चार्ज दे देता है, ठीक है, इनके दरमियान आपको डिस्टेंस R बता देता है। अब वो कहता है कि अब ये जो Q1 है और ये जो Q2 है, इसके दरमियान फोर्स जो है ये कितनी है, ये 10 न्यूटन है फॉर एग्जांपल। अब वो नेक्स्ट कहता है कि मैंने क्या पहले क्या था, यहाँ पे जो दरमियान में ई आर था, वैक्यूम था, ठीक है, ई आर की वैल्यू 1 थी, लेकिन अब यही सारी आप अरेंजमेंट लोगे, Q1 Q2 डिस्टेंस दरमियान में वही सेम आर, लेकिन वो कहता है कि अब जो मीडियम है वो मैंने क्या कर दिया, एयर कर दिया 1.006। अब वो कहेगा नाउ फाइंड द फोर्स, ठीक है, अब इनके दरमियान फोर्स को फाइंड करके देखो। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो उसमें आपने क्या करना है कि जो पहले फोर्स होगी उसको आप एफ प्राइम कह दोगे डिवाइडेड बाई ई आर, ठीक है। अब एफ प्राइम फॉर एग्जांपल आपके पास 10 थी, डिवाइडेड बाई ई आर आपके पास 1.006 है नया वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कर लोगे, फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर लोगे, ठीक है। सो इसी तरह के कुछ शार्ट जो एमसीक्यूज होते हैं जिनमें ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं, ये आपके अंदर एमडी कैट के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ई कैट के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो डिफरेंट तरह के कंसेप्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जो मतलब कि बहुत शार्ट होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें भी आप, ये ट्रिक भी, ये फार्मूला भी आप नोट कर लें, ठीक है, ये वाला फार्मूला जिसमें आप देखेंगे कि अगर आपको पहले दो चार्जेस के दरमियान फोर्स दी हो और वो मीडियम को रिप्लेस कर दे, तो ये वाला फार्मूला सिंपली आप लगा के क्या कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब जो कूलम लॉ होता है बेसिकली उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की क्या सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखने की कूलम लॉ को क्या सिग्निफिकेंस होती है, हम इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है, कि कूलम लॉ को क्यों हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देखें, वेक्टर फॉर्म में किसी चीज़ को लिखने का क्या मकसद होता है कि उसकी डायरेक्शन डिफाइन हो जाए। सो कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का ये मकसद होता है कि वो हमें बताएगा कि या तो फोर्स अट्रैक्टिव है या तो फोर्स रिपल्सिव है, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इन दोनों में से कोई एक काम करेगा, या दोनों अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ठीक है, अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है। तो ये जो हम जब कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन करता है, यानी बताता है कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होती है कि रिजल्टेंट जो फोर्स है उसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल F1 गिवन है, ठीक है, आपके पास F2 गिवन है, आपके पास F3 गिवन है। तो सिंपली वेक्टर फॉर्म में आप वेक्टर लॉज को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट जो फोर्स है उसको भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखें, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स को देखते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो वो होती है Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपके पास होती है कूलम फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स के दरमियान क्या सिमिलैरिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स के दरमियान सिमिलैरिटी ये है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये हमारे पास क्या करती हैं कि जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है उसको ओबे करती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या चीज़ है, ओबे इन्वर्स लॉ, ठीक है, इनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है, ठीक है। सेकंड इनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर पे एक्ट करती हैं, लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ठीक है, ये दूसरी इनके दरमियान सिमिलैरिटी है। अब क्या इन दोनों के दरमियान जस्ट सिमिलैरिटी ही है, डिफरेंस नहीं है? तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि जो आपकी कूलम फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास, ये तो हमने देख लिया कि इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, लाइन जॉइनिंग द सेंटर पे क्या करती हैं, एक्ट करती हैं, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है हम उसको देखते हैं। डिफरेंस में अगर हम देखें तो ये जो F है, कूलम फोर्स है हमारे पास, ये अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव भी है, ठीक है, इसमें ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जस्ट और जस्ट क्या है,
अट्रैक्टिव है। देखें ग्रेविटी की जो फोर्स है ये हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करती है, किसी चीज़ को रिपेल तो नहीं करती। सो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि कूलम फोर्स जो है ये हमारे पास अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जस्ट क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। अब सेकेंड जो इनके दरमियान डिफरेंस है, एफ जो है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। देखें एप्सिलॉन आर यानी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर क्या कर रही होती है, कूलम फोर्स डिपेंड कर रही होती है। लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है, ठीक है, एफ जी हमारे पास जो है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये दो इन दोनों के दरमियान क्या होती हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, सॉरी डिफरेंस होता है। तो सिमिलैरिटीज़ क्या थी कि दोनों इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे करती थी, लाइन जॉइनिंग द सेंटर पे एक्ट करती थी, ठीक है। डिफरेंस इसमें क्या है कि जो कूलम फोर्स है अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जस्ट अट्रैक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो कूलम फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ कूलम फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कूलम फोर्स का हम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अब हम कंपैरिजन करके देखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि रेशो इनकी हम आपस में देखते हैं। एफ जी की अगर वैल्यू हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है जी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कूलम फोर्स को देखें तो कूलम फोर्स हमारे पास क्या है, कूलम फोर्स है हमारे पास एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2, ठीक है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या है, कूलम फोर्स है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं रेशो कूलम फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, यानी रेशो ऑफ एफ ई बाई एफ जी हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो एफ ई की वैल्यू क्या है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ जी की वैल्यू आपके पास क्या है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि ये जो Q1 है और ये जो Q2 है इसको आप E ले लो, Q1 को E ले लो, Q2 को E ले लो। तो सिमिलरली जब Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E स्केयर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, E स्केयर आ जाएगी, ठीक है। तो एफ ई बाई एफ जी की अगर आप फिर बात करते हो तो ऊपर आप के ई स्केयर डिवाइडेड बाई आर स्केयर ले लो, ठीक है। नीचे आप क्या ले लो, जी, ठीक है, नीचे आप जी एम स्केयर, ठीक है, जी एम स्केयर ई ले लो आप, ठीक है। ये जी एम स्केयर डिवाइडेड बाई आर स्केयर ले लो, m1 m2 की वैल्यू को आप क्या कर लो, सेम कर लो, ठीक है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी की रेशियो अगर आप निकालते हो तो के आपके पास क्या है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है सॉरी वो 1.6 एक्सपोनेंट्स -19 कूलम स्केयर, ठीक है, वो ये अच्छा ये आर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे जी देखें हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से जब एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी की रेशियो अगर आप निकालते हो तो वो जो रेशियो है वो 4.17 10⁻42 के इक्वल आती है, ठीक है। सो इस वजह से आप कहते हो कि जो एफ ई है, देखें इसको जाके इधर मल्टीप्लाई करें, सो इट्स मीन कि एफ ई जो है वो ग्रेटर देन क्या होगी, एफ जी 10⁻42 टाइम वो क्या होगी, इससे ग्रेटर होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये जो हमने एफ ई टू द एफ जी की रेशियो के साथ कंपैरिजन किया है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लेके किया है, ठीक है, जिसमें Q1 Q2 को आपने ई स्केयर ले लिया, ठीक है, m1 m2 को आपने एम स्केयर ई ले लिया, ठीक है, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ले लिया। और आपको पता है कूलम कांस्टेंट के क्या होता है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, 6.67 10⁻⁻11 एंड मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 9.1 10⁻31 के इक्वल होता है, ठीक है। सो इस तरह से करते करते आप इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड करोगे तो आपके पास जो रेशो आ जाएगी एफ ई टू एफ जी वो 4.17 10⁻42 के इक्वल आ जाएगी। सो यही बेसिकली हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कूलम लॉ के ऊपर। आई होप दैट आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो स्टडी करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।